हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम रवि रंजन कुमार है। मैं अभी एम्स दिल्ली में सर्जरी विभाग में सीनियर रेजिडेंट के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। और जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एक किसी बीमारी के बारे में आप लोगों को विस्तार से जानकारी दूंगा। तो चलिए मैं आज आप लोगों को गॉल ब्लैडर में होने वाले स्टोन्स के बारे में बताता हूँ। किन लोगों में इसके होने की संभावना अधिक होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कब आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, इन सभी बातों पे विस्तार से आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि किन लोगों में इसके होने की संभावना अधिक होती है। महिलाओं में इसकी संभावना अधिक होती है, पर ऐसा नहीं है कि पुरुषों में नहीं होता है। पुरुषों में भी हो सकता है, परंतु महिलाओं में पुरुष के तुलना में इसके होने की संभावना 2 गुनी अधिक होती है। और स्पेशली जो भी लोग मोटे हैं उनमें इसकी संभावना और भी अधिक होती है। मोटापा एक रिस्क फैक्टर है इसका। सिर्फ मोटापा नहीं, यदि कोई अपना वजन बहुत तेजी से कम करने की कोशिश कर रहा है, लंबे समय से वजन कम करने की कोशिश कर रहा है, और खास करके यदि वो अपना वजन 1.5 किलो या उससे अधिक एक हफ्ते में कम कर ले रहा है और ऐसा वो लंबे समय तक कर रहा है, तो ऐसे लोगों में गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने की खतरा अधिक होती है। जैसे बहुत ज़्यादा फास्टिंग करके, बहुत ज़्यादा डाइटिंग करके यदि वो अपना वजन बहुत तेज़ी से कम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में खतरा बढ़ जाती है। और भी कई बातें हैं, जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिनका ब्लड लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, यानी कि खून में चर्बी का मात्रा बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को भी गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की संभावना अधिक होती है। कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी लंबे लंबे अंतराल के बाद खाना खाते हैं, जैसे एक बार सुबह खाना खा लिया, फिर अब वो सीधा रात में खाना खाएंगे, या फिर रात में खाना खा लिया तो अब वो सीधा अगले दिन दोपहर में 11-12 बजे खाना खाएंगे। हमारे इंडियन सोसाइटी में विमेन में ये काफ़ी कॉमन है, लेट से खाना खाना सुबह, क्योंकि वो सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजने में, नाश्ता बनाने में, खाना बनाने में, घर का काम करने में, कपड़े साफ करने में, इन चीज़ों में, और वो अपना खुद का ख्याल नहीं रख पाती हैं। खुद वही 11 बजे 12 बजे खाना खाती हैं, कई बार तो 1 बजे भी। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो गॉल ब्लैडर है उसमें बाइल यानी पित्त जमा हो जाता है, और जमा रहता है काफ़ी देर तक। उसकी वजह से गॉल ब्लैडर हमारी डिस्टेंडेड रहती है, यानी कि वो फूली हुई रहती है। ऐसे कंडीशन में उसमें गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है उसकी बनने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और भी कई कारण हैं, जैसे कि वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन फूड। हम लोगों ने आजकल बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और हाई कैलोरी डाइट खाना शुरू कर दिया है। इससे 2 चीज़ें हो रही है, एक तो मोटापा हो रहा है जो कि अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, और दूसरा इससे लिपिड प्रोफाइल और अदर पैरामीटर्स भी डिरेंज होते हैं, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों में गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने की चांसेस बहुत अधिक होती है। यदि किसी बच्चे में गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहा है, बच्चे में कहने का मतलब है 14 साल, 10 साल, 12 साल, 8 साल या 16 साल की उम्र के बच्चों में, इस तरह की उम्र के बच्चों में यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहा है, तो इस तरह के कंडीशन में और भी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कई कंडीशंस होते हैं, स्पेशली हीमोलिटिक एनीमिया जिसे कहते हैं हम, खून टूटने की संभावना होती है, तभी ऐसे बच्चों में गॉल ब्लैडर में स्टोन की चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, बट यह एक कारण हो सकता है, इसलिए हीमोलिटिक एनीमिया को भी ध्यान में रख के जांच करवाना जरूरी है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है पेट के ऊपरी हिस्से में, खास करके पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में दर्द होना या भारीपन रहना। कई बार ये दर्द आपके पीठ के दाहिनी ऊपरी हिस्से में भी जा सकती है। कुछ लोगों में ये सिर्फ बहुत ज़्यादा गैस बनना जैसा कंप्लेंस हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मरीज को बहुत ज़्यादा ढकार आ सकता है, खाना खाने के बाद ये तकलीफ बढ़ सकती है, दर्द या भारीपन जो है पेट के ऊपरी हिस्से में, खासकर दाहिनी ऊपरी हिस्से में बढ़ सकता है। स्पेशली यदि या फैटी मील के साथ ये दर्द बढ़ रहा है या डिस्कम्फर्ट बढ़ रहा है। फैटी मील कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिसमें भी तैलीय सब्सटेंस ज़्यादा है, जैसे हमारे इंडियन कुक्ड मटन, चिकन, फिश, ये सब खाने के बाद यदि आपके पेट में दर्द बढ़ता है, या और कोई भी तैलीय फूड खाना जैसे छोला भटूरा हुआ, इस तरह के खाना खाने से यदि ये तकलीफ बढ़ रही है, तो बहुत संभव है कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है। आपको ऐसे कंडीशन में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह से जो दर्द होता है, यदि वो आपको लंबे समय से हो रहा है, उसे मेडिकल टर्म में क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं।
यह दर्द ऑफ एंड ऑन हो सकता है, जो कि कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटों तक रहता है। यूजुअली सेल्फ रिजॉल्विंग मतलब खुद से भी ठीक हो सकता है, या आपको किसी टैबलेट की जरूरत पड़ सकती है, दर्द की दवाई लेने की जरूरत पड़ सकती है। परंतु यदि ये दर्द लंबे समय तक रह रहा है और बहुत तेज है, जो कि पहले इतना तेज नहीं होता था, और यदि ये 24 घंटे या उससे अधिक समय के लिए रह रहा है, तो यह एक डेंजरस वार्निंग साइन है। आपको ऐसे कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में हो सकता है कि आपको अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हो रहा है, जिसमें गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाती है, गॉल ब्लैडर की दीवारें यानी कि जो वॉल्स होती है उसमें सूजन आ जाती है, आसपास के स्ट्रक्चर्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, सूजन आ जाती है। गॉल ब्लैडर के आसपास टिश्यू फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड या पस जमा हो सकता है, गॉल ब्लैडर के अंदर पस जमा हो जाता है। गॉल ब्लैडर कई बार ऐसे कंडीशन में फट सकता है या गैंग्रीन हो सकता है, यानी कि सड़ सकता है। ऐसे कंडीशन में यदि ये दर्द बहुत तेज हो रहा है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस कंडीशन में ज़्यादा संभावना यह है कि डॉक्टर आपको भर्ती करेंगे और भर्ती करके आपका ट्रीटमेंट करेंगे। यदि ये लक्षण आपको आ रहा है तो सबसे पहले आपको किसी सर्जन को दिखाना है। यदि आपके आसपास कोई सर्जन नहीं है तो आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर को या किसी भी अदर डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वो आपसे कुछ जांचें करवाएंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड, कुछ ब्लड टेस्ट, आवश्यकता हुई तो एमआरसीपी या कई बार सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं, या कुछ और ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। आमतौर पे अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट्स, इन चीज़ों से ही डायग्नोसिस बन जाती है, और ज़्यादातर केसेस में ट्रीटमेंट भी इसके बेसिस पे ही प्लान किया जा सकता है। पर हाँ, निश्चित तौर पे यदि डॉक्टर को आवश्यकता लगेगी तो आपसे कुछ और जांच भी करवाया जा सकता है, जैसे एमआरसीपी या फिर सीटी स्कैन या फिर कुछ और ब्लड टेस्ट। गॉल ब्लैडर में स्टोन के साथ साथ यदि आपकी पित्त की नली में भी स्टोन है तो हो सकता है पहले डॉक्टर आपसे ईआरसीपी करवाएं, ईआरसीपी करके पित्त की नली की स्टोन निकाले, उसके बाद आपकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी प्लान की जा सकती है। तो चलिए अब समझते हैं कि इसकी सर्जरी कैसे होती है, क्या होती है। तो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है उसके लिए दो तरह की सर्जरी की जा सकती है, एक तो लैप्रोस्कोपिक यानी कि दूरबीन विधि द्वारा, और दूसरा चीरा लगा के यानी ओपन सर्जरी। आजकल दूरबीन द्वारा मैक्सिमम कंडीशंस में सर्जरी किया जा सकता है। एटलीस्ट 85 to 99% ऑफ द केसेस में कंप्लीटली लैप्रोस्कोपिकली यानी दूरबीन द्वारा सर्जरी किया जा सकता है। हाँ, कुछ केसेस में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी कन्वर्ट करनी पड़ सकती है, यानी कि चीरा लगा कर ऑपरेशन किया जा सकता है। और यदि आपकी सर्जरी दूरबीन द्वारा हुई है, आपको जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि 4 से 6 घंटे के बाद आपको चलाया फिराया जा सकता है। मुंह से क्लियर फ्लूइड्स यानी कि पानी, नारियल पानी, ऐसी चीजें स्टार्ट की जा सकती है, घूंट घूंट से यानी कि सिप्स। और उसके बाद अगले दिन से आपको सॉफ्ट डाइट दिया जा सकता है। सॉफ्ट डाइट के बाद 1-2 दिन के बाद आप नॉर्मल डाइट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ मरीजों में बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाने से तकलीफ बढ़ जाती है, तो यूजुअली हम कुछ दिनों तक फैटी फूड अवॉइड करने के लिए ही एडवाइस करते हैं। अब 15-20 दिन, 1 महीने के बाद आप नॉर्मल डाइट की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल खाना खा सकते हैं। घर का बना हुआ खाना जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये आप दूसरे-तीसरे दिन से ही स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। डिस्चार्ज करने की जहाँ तक बात है, अभी रिसेंट गाइडलाइंस में यदि सब कुछ ठीक है तो आपको डे केयर सर्जरी की तरफ इसको ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि सुबह ऑपरेशन करके शाम में घर भी भेजा जा सकता है, यदि आप डे केयर सर्जरी के क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं तो। दूसरा, यूजुअली जो मैक्सिमम प्रैक्टिस है इंडिया में, इवन हमारे यहाँ भी मैक्सिमम केसेस हम लोग अगले दिन ही डिस्चार्ज करते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक मरीज सब कुछ ठीक रहने के बाद घर भेज देते हैं। कई बार यदि सर्जरी डिफिकल्ट हुई तो डॉक्टर आपको ड्रेन डाल सकते हैं, उसे हम जिसे नली भी कह सकते हैं हिंदी में। वो नली यूजुअली सब कुछ ठीक रहता है तो अगले दिन या 1-2 दिन के बाद हम लोग निकाल देते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा तो। छुट्टी के यूजुअली 7 से 8 दिनों के बाद टाँके हटा देते हैं। यदि आपको अंदर से ही गलने वाला टाँका लगा है तो उसको हटाने की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, पर यदि आपको बाहर से टाँके लगे हुए हैं या फिर क्लिप्स लगे हुए हैं जिसको कि हम स्टेपलर्स बोलते हैं, तो वो आप डॉक्टर के पास जाके 7 से 8 दिन के बाद हटवा सकते हैं। और यूजुअली आप अपना नॉर्मल एक्टिविटी जो है वो अगले दिन से ही या 24-48 घंटे के बाद से रिज्यूम कर सकते हैं। यदि आप कोई बहुत हेवी स्ट्रेनस वर्क नहीं करते हैं, तो जैसे आप ऑफिस गोइंग हैं, ऑफिस में काम करना है या कोई बैठ के काम करने वाला काम है, तो आप अगले दिन से ही रिज्यूम कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है लैप्रोस्कोपिक यानी कि दूरबीन से की गई सर्जरी का।
तो अब शायद आप इसके रिस्क फैक्टर्स को समझ गए होंगे और कैसे इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है वो भी समझ गए होंगे। जैसे कि आप मोटापा से बचिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, फैटी फूड, चाउमीन, ये बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, कभी कभार खा सकते हैं। और यदि आपको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़, जो कि पहले आपको इतना तेज़ दर्द नहीं होता था, उस कंडीशन में बहुत तेज़ दर्द है और वो दर्द काफ़ी लंबे समय तक रह रहा है, जैसे 24 घंटे तक है या उससे अधिक है, ओरल दर्द की दवाई, मुंह से दर्द की दवाई लेने पे भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं। ये अक्यूट कोली का फीचर हो सकता है। कई बार हमारे पास मरीज आते हैं जिनका पित्त की थैली फट जाती है पस बन के, कई बार गॉल ब्लैडर बिल्कुल गैंग्रीन हो जाता है, मतलब सड़ जाता है। ऐसे कंडीशन में जब हमारे पास मरीज आते हैं तो उनका जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार तो पूरे पेट में ऊपर से नीचे तक चीरा देकर ऑपरेशन करना पड़ता है और बहुत सफाई करनी पड़ती है, उसे वॉश करना पड़ता है। तो इन कंडीशन से बचें और जल्दी डॉक्टर से मिले यदि आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो। और यदि आप ये रिस्क फैक्टर्स और ये वार्निंग साइंस और ये लक्षण समझ गए हैं तो आपने आसपास के लोगों को भी समझाइए, क्योंकि मेरा इस चैनल बनाने का होल पर्पस यही है कि मैं ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस फैला सकूं, समझा सकूं कि क्या लक्षण किस बीमारी का है। तो आप भी समझें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी समझाइए। और यदि ये आपको चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है, ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको फ्यूचर में कोई कंटेंट जानना हो, किसी बीमारी के बारे में जानना हो, तो आप कमेंट में जाकर मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।